नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा का 3 दिवसीय विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो गया है। सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का कार्य पहले ही कर दिया था। वहीं सीएम सैनी ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ना चुने जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इसमें पहले जो है वो कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता के सदन चला है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है और उन्होंने फैसला करना है। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया था। सर, ज्यादातर चाहते हैं कि आप ही बने नेता, ज्यादा विधायक आपके पक्ष में, सर फिर भी दिक्कत हो रही है नाम चलाने। कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा। नौजवानों को रोजगार नहीं था, खर्ची खर्ची पे नौकरी मिलती थी। इतनी बुरी हालत प्रदेश की थी। बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, 24 घंटे बिजली आती है। कई पावर हाउस बनवाए, कई कॉलेज खुलवाए, प्रदेश का सारा सुधार किया। पीने के लिए जगह जगह पानी की दिक्कत थी, किसानों के लिए बिजली ना के बराबर मिलती थी। आज किसानों को भरपूर बिजली मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्यगणों से कि हमको सबको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो काम हुए उनकी तो कहो, जो नहीं उनकी कहो, सुझाव दो ताकि सरकार उन पे आगे काम करे। मेरा कहना यही है कि आने वाले इस समय में हम सबको ठीक से बोलना चाहिए। हमारे कई सदस्य नए जो आए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ ही ऐसे कह दिया कि भाई प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई नई योजनाएं, जो हमारे गरीब परिवार, जो बुजुर्ग कभी यात्रा पर जाते नहीं थे, उनके लिए स्पेशल यात्रा का इंतजाम किया है। और वो सारी जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था उनको 25,000 एक बटन दबते ही सब लोगों को नौकरी मिली। जिन बेचारों के जेब में किराया नहीं था उन लोगों को नौकरी मिली। पहले बोली लगती थी नौकरियों में, सारा ऐसा काम होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम सबको मिलकर के प्रदेश की हालत को सुधारना है। हम नेगेटिव में ना जाके पॉजिटिव में जा सरकार को अच्छे सुझाव दें ताकि हम उन कामों को आगे ठीक से कर सकें। हमने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, कतई उसमें कतई कोई दो राय नहीं। मेरे सारे कई पुराने नेता यहाँ पे आदरणीय रघुवीर कादियान जी बहुत पुराने हैं, उसके आप जैसे बुजुर्गों को हमारे जो पुराने साथी सदन में बैठे हैं, हम नए लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हम नेगेटिव ने जो अच्छे काम है उनको भी हम खराब बता रहे हैं, जो हो गए उनको भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे इसमें सारा काम प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है। पिछली बार इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कामों के कारण बनी है, चेहरा देख करके नहीं बनी है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए हैं, आदरणीय नायब सैनी जब से आए हैं मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश में कितने चहुमुखी विकास हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी अपने माननीय सदस्यगणों से कि इस विषय पर थोड़ा विचार करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने क्षेत्र की 2-4 बातें करता हूँ। आदरणीय स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में एक कूड़े का डंप पड़ता बंधवाड़ी गांव में, उसमें 2 दिनों का कूड़ा आता है।
गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो वो फरीदाबाद का फरीदाबाद में रोका जाए ताकि हम उस कूड़े को ठीक से निपटा लें, क्योंकि फरीदाबाद भी कोई छोटा जिला नहीं है, वो वहां पर रोका जाए। एक हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, उस पानी गांव में भी आजकल बहुत बुरा हाल है, तो गांव में भी पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। जो पंचायतें पहले पंचायतों में एक सफाई कर्मचारी होता था, उस समय छोटी छोटी पंचायत थी, आज आबादी बढ़ी है, गांव की संख्या दुगनी तिगड़ी बढ़ी है, तो हमें सफाई कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। इस पर जी लिखित में आप दीजिएगा। हाँ, मैं लिखित रिकॉर्ड में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसा हम जानते हैं, संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं, और अब जैसे चुनाव हुए हैं, इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस का अभिभाषण सुना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए। या प्रदेश जो है वो 4.5 बिट्टू पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस भी स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो करें। समय का फेर अगर है, सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं ये तो चलेगा। समय का फेर है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। दिल्ली के बाग का सिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि दिल्ली के बागों सिक्का टूट गया, हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, अपनी बात रखनी, दिल्ली के बागों सिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया,
नहीं तो इस बार आपका होना था मंत्री तो आपका टूट गया। मेरा टाइम था। देखिए सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है, डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। मैं आपके माध्यम से इससे पूछना चाहता हूं, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते मंजूर, हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम। ऐसे बोलोगे बीच में ये कुछ सही का थोड़ा बात हाउस की कुछ गरिमा रखो। नहीं चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए, मेरे विषय रखिए साहब। चलिए तो इसमें वो हो गया, ठीक है। टुकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो ये एक मामूली बात नहीं है। क्यों क्या उसकी मेरी जी बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री वैसे तो उस किसान का नाम जो है ना जी, उस किसान का नाम ओबिचुरी रेफरेंस में आना चाहिए था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में दूसरा वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी, वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी, किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा। नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात है। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए, ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर साहब, रावी ब्यास का पानी का कहा कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध, इसमें कुछ नहीं, मतलब बात जिस SYL के मुद्दे पर सरकारें आई चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है,
तो जब 370 पॉसिबल है तो रावीबास इलाज का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 MLA का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन को रास्ता आप निकालें। दूसरा स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि एक जल समझौता हुआ है अभी, MOU साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। हथनी कुंड बराज से यमुना का जो फेर है वो देने की बात उसमें कही गई। हथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी हथनी कुंड बराज से, हथनी कुंड बराज पर तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये मैं विधानसभा के सत्र पर बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या MOU साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर बात आई, बहुत पूरा चुनाव इस बात की भी लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची, बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि SPSC का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक SPSC के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के MLA के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें CMI की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोले गलत, तो आप कह रहे हो हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले जवाब स्पीकर सर डॉक्टर हम इंटरेक्ट नहीं करते। उनको जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आदमी वहीं बैठे। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है, ये पागल यहाँ खड़े होकर कुछ भी कर और वो मान लेंगे। उसका
क्योंकि इनकी कुछ भी कह नहीं है उसका रिप्लाई तो आप उस बात का रिप्लाई तो स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ बिना तथ्य तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी अगर साहब एक संगे कोई बात नहीं बोल सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है सीमा होती है और सरकार के मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो इतने सीरियस एलिगेशन आप जांच से करके मैंने अनाउंस किया नहीं इन्होंने झूठा कैसे मैंने बता उनको दिया अनाउंस किया झूठा मैंने कैसे उनको बता अनाउंस दिया किया विड्रॉ करवाऊंगा मैंने झूठा अनाउंस कैसे किया बता दिया? अगर हमारा विधायक अनपार्लियामेंट्री और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर दिया इन्होंने शामिल किया उसको हमने तो नहीं किया ना हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना हमने चुनाव लड़ा इन्होंने शामिल कर लिया आप कंक्लूड कीजिए स्पीकर सर एक तो पार्लियामेंट या बीच में नहीं पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर जो है ना जी गंभीर विषय आया था उनको जवाब देना था पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर नहीं यार एवरीबडी कान ऐसे नहीं डॉक्टर साहब आप कंक्लूड पार्लियामेंट या फेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड का यूज करना चाहिए झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी माननीय मुख्यमंत्री में उठा हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं वो रिपोर्ट भी नहीं आई कौन आदमी थे किसको नहीं बख्शा गया कौन छोड़ दिया गया ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं जहां धंडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी गीता छोटी बात नहीं है तो इसमें स्पीकर सर भाई सुन ले यार तो भाई साहब आपको जिस भी चीज का माननीय स्पीकर सर हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में सरकार उसका जवाब लेकिन अब आप जो बोल रहे हो आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड पे ठीक है आप जवाब मांग लीजिए सरकार देगी ना वो सरकार जवाब देगी जवाब दे दिया जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखित नहीं है क्या ये रिकॉर्ड में है रिकॉर्ड में इसमें स्पीकर साहब डॉक्टर प्लीज कंक्लूड कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कोई कहीं कोई बात नहीं लिखी गई एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम आप देखो कि गोलियां चल रही हैं फिरौतियां मांगी जा रही हैं रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया